स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ मी हर्षिता और आज के इस जीके क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप सबको समझ में आए। तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन डोनेट्स एन आई विच पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन। मतलब कि जब कोई एक आदमी, कोई व्यक्ति जो है वो अपने आँख को किसी को दान करता है तो उसका जो कौन सा भाग है वो उसमें प्रतिरोपित मतलब ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, वो होगा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो क्या होता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। आँखों के लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो सुरक्षा प्रदान करता है। एक होता है आईज़ में वो स्क्लेरा जो वाइट कलर का होता है, उसके साथ मिल कर के कॉर्निया जो है वो डस्ट ये सब मतलब कि धूल जो आती है, धूल मिट्टी अगर आँखों के पास आती है तो उसे रोकता है, तो वो उसका प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो कोई भी आँख को जब हम लोग बोलते हैं कि इसने अपना आँख डोनेट किया या वो ट्रांसप्लांट करवाया है, तो वो सिर्फ कॉर्निया होता है। पूरा आँख जो है वो कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो आइरिस होता है वो कलर टिश्यू, जिसको वाइट ब्लैक, वाइट तो नहीं, ब्लैक ब्राउन ब्लू कलर या ऐसे कलर का होता है ना, जो वो होता है आइरिस। और उस पर सबसे छोटा वाला जो गोल जैसा आँखों में होता है वो होता है प्यूपिल। ठीक है, लेंस तो पता ही है, वो फोकस करता है और रेटिना पे इमेज बनता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय विच ग्लैंड और ऑर्गन। ठीक है, जो इंसुलिन है वो किस ग्लैंड या ऑर्गन मतलब किस ग्रंथि के द्वारा जो है वो उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज में मतलब जो अग्न्याशय होता है वहाँ पे रिलीज़ होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज मतलब जैसे कि ये हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि आलू है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जब खाते हैं ना तो वो फिर वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हम लोग को पता है कि वो मीठा होता है। ठीक है, तो वो ग्लूकोज जब अधिक हम लोगों के ब्लड में जब ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, जब वो एक्सेसिव ग्लूकोज का प्रोडक्शन होने लगता है, तो जो पैनक्रियाज है वो उसको डिटेक्ट करता है और पैनक्रियाज उसके बाद इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तभी हम लोग कहते हैं ना कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, इसका मतलब उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन उसको दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको मना किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ना खाए, जैसे कि चावल वगैरह मना कर दिया जाता है डायबिटीज़ पेशेंट को। ओके, तो पैनक्रियाज से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कुलर टायर्डनेस आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इज ड्यू टू व्हाट। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जो हार्ड एक्सरसाइज है, कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं, तो हमारी मांसपेशियां मतलब कि मसल्स में क्रैम्प या फैटिक टाइप का फील होता है, वो किसके कारण होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, और जब ऑक्सीजन O2 का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जब हम लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ऑक्सीजन का क्या होता है कि मतलब O2 का जो सप्लाई हो जाता है वो क्या होता है, हाइपर, मतलब इसको हम कह सकते हैं हाइपर ऑक्सिया, जब जो O2 का इंक्रीज़ हो जाता है उसका सप्लाई, और हाइपो ऑक्सिया हम कहते हैं जब O2 का सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो जब हम लोग एक्सेसिव हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल जो होता है हमारा, मसल फैटिग होने लगता है, क्योंकि जो रेट होता है मतलब कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण कि O2 का सप्लाई कम हो जाता है। ओके,
तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ही जब हम लोग मतलब कि वो प्रॉपर वो एकदम उसको प्रॉपरली मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो उसमें क्रैम्प्स हो जाते हैं, मतलब मूंछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसी के कारण मस्कुलर फैटिग होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट्स फुट इज़ कॉज्ड बाय। एथलीट्स फुट जो है वो एक तरह की बीमारी है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगस से होता है फंगल इन्फेक्शन, जो कि क्या करता है, वो अंगूठों मतलब पैरों के अंगूठों टोज़ के बीच में होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग बहुत टाइट शूज़ पहने हैं तो अगर पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेट होता है, तो उससे क्या होता है, उसमें रैशेस होने लगता है, फंगल इन्फेक्शन जिसको कह सकते हैं, उससे इचिंग होती है, तो ये सारी बर्निंग सेंसेशन होता है, ये जो सिम्टम्स हैं वो एथलीट्स फुट की है। ठीक है, तो एथलीट फुट क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन है, मतलब वो फंगस फूड के कारण होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन्स फाउंड इन किडनी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो किडनी गुर्दे में जो स्टोन्स हो जाते हैं, पत्थर जिसको पथरी बोलते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है, क्या मतलब वो किस में पाया जाता है, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, हम लोग इसको केमिकल लैंग्वेज में बोले तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो उसमें क्या होता है, वो किडनी में मतलब उसके या फिर उसके यूरिन में जो कैल्शियम का लेवल है ना, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है कैल्शियम का लेवल, जिसके कारण कि और वो उसको इस कंडीशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइपोकैल्सियूरा। ठीक है, कैल्सियूरिया कह सकते हैं हम लोग इसको, मतलब जब कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है यूरिन में। ठीक है, और ऑक्जेलेट हम जैसे कि हम लोग कुछ ऐसे भोजन जैसे कि नट्स, जैसे कि अखरोट वगैरह, वो कुछ बहुत अधिक मात्रा में खाने से उसमें ऑक्जेलेट की मात्रा होती है, तो अधिक ऑक्जेलेट बढ़ जाता है तो वो दिक्कत होता है, इसलिए चॉकलेट्स हैं, नट्स है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही वो किडनी का जो स्टोन्स पाया जाता है वो बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। मतलब कि किसी के पितृत्व की का परीक्षण की, मतलब किसी बच्चे के पिता कौन है, ये अगर हम कभी टेस्ट करने की नौबत आती है तो किस परीक्षण से किया जाता है, तो इसका आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि चाइल्ड का डीएनए और फादर का डीएनए को मैच कराया जाता है। अगर डीएनए मैच हो गया, ठीक है, तो मतलब वो सेम पेरेंट चाइल्ड, मतलब वो सही है, वो उसी चाइल्ड के पेरेंट है। ठीक है, और अगर ये हम लोग सिर्फ ब्लड नहीं, ये हेयर बाल से भी, जैसे कि कोई अगर क्राइम पेट्रोल या सीआईडी वगैरह कोई देखता हो तो उसको ये बहुत अच्छे से पता हो कि क्राइम डिटेक्शन में भी, क्राइम सस्पेक्शन के टाइम भी वो बाल या छोटा सा कुछ अगर मिल जाता है किसी से, तो वो मैच करने के लिए वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, जिससे कि पता चलता है कि वो किसका हेयर है। ठीक है, तो इस तरह से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो इसमें जो डीएनए का प्रोब्स होता है वो 2 या उससे ज़्यादा प्रोब्स मिलना चाहिए, तो ही जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो सक्सेसफुल माना जा सकता है, और वो जो पैटर्निटी टेस्ट है वो सही होगा। ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पैटर्निटी टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो किस अंग का भाग है, तो हाइपोथैलेमस क्या है, ये एक कह सकते हैं कि ये एक ग्लैंड है जो कि हमारे मस्तिष्क में, मतलब कि ब्रेन में ये पाया जाता है। ठीक है, ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या, एक थोड़ा कोनिकल शेप जैसा कुछ होता है, कोनिकल शेप छोटा सा, जो कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, वो जो है वो उसके ऊपर होता है। ठीक है, ये जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, वो लोअर ब्रेन, ठीक है, नीचे ब्रेन के निचले भाग में वो पाया जाता है, और ये इसका मेजर एक काम हम कह सकते हैं कि ये एक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है, ताकि बॉडी का जो रेगुलेशन है बॉडी ग्रोथ का वो हो सके। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द ब्रेन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज teeth involved in chewing the food are, जो भोजन को चबाने के लिए कौन सा दांत सहायक होता है। ये तो हम लोग बहुत बच्चों से ही पढ़ रहे हैं कि हमारा जो ये, अगर हम इसको मान लें कि ये लोअर टीथ है। सी माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड, ठीक है, तो उसको जज कोई मत करना। तो अगर हम कहें कि ये जो टीथ है वो कितना, ये नीचे 6 होता है, ये मोलर टीथ कहलाता है, ठीक है, जो स्क्वायर शेप का सबसे कोने में होता है। बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ये प्री मोलर है जो कि दो इधर पेयर, मतलब लोअर में 4 होता है प्री मोलर, ये दोनों मिलके प्री मोलर बनाया। फिर इधर जो है वो 2 सेट ऑफ होता है क्या, केनाइन्स, ठीक है। उसके बाद ये आगे में यहाँ पे होता है 2 इंसीजर, ठीक है। समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या लिख रहे हैं, बट ठीक है। प्री मोलर, मोलर, कैनाइन और इंसीजर, ये आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो मोलर होता है वो होता, हम लोग सबसे लास्ट वाले से किसी भी चीज़ को चबाते हैं तो हम लोग को लगता है कि एकदम कोने वाला जो दांत है ये वाला, उससे हम लोग उसको चबा रहे हैं। तो मोलर और उसके बाद प्री मोलर का भी यूज़ करते हैं। प्री मोलर जो है वो चाइल्ड में नहीं पाया जाता। मोलर टीथ कितना होता है हमारा, 12 होता है, जो कि ये 3 मतलब ये लोअर टीथ जॉ का है। तो और एक ऊपर से भी होगा ना, तो ये जो 6 इधर है तो वो कुल मिला करके टोटल होता है मोलर। ये इधर 2 करके मतलब 4 और ऊपर 4 प्री मोलर, ठीक है। प्री मोलर भी ये है एक चबाने और ग्राइंड करने के लिए ही यूज़ में आता है, और बच्चों में प्री मोलर टिप्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि इंसीजर, तो इंसीजर 8 होता है और कैनाइन 4 होता है, ठीक है। और इंसीजर का काम है कट करने, बाइट करने का, ये वाला जो दांत होता है, और कैनाइन का काम होता है टीयर करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम कहते हैं कि फाड़ना है तो वो कैनाइन से होता है। तो यहाँ पे सवाल था हमारा कि किस चबाने के लिए, तो चबाने के लिए प्री मोलर और मोलर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, हम अगर मतलब देखें कि रचनात्मक या और क्रियात्मक जो इकाई हमारे वृक्क या किडनी की, तो वो कहते हैं नेफ्रॉन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक तरह से ये जनरल साइंस में इंक्लूड इसलिए की जाती है क्योंकि हम लोग को अपने बॉडी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में 8, 9, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहलाता है। इसका जो होता है काम क्या होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को रेगुलेट करने का काम होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को रेगुलेट करने का काम होता है, और ये क्या करता है कि जो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको फिल्टर करता है ब्लड में, और जो भी चीज़ हम लोग कहते हैं कि एब्जॉर्ब की जाती है किडनी में, फूड का जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड, फिर वापस वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एक्सक्रीट किया जाता है वो किडनी के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है नेफ्रॉन का काम। हम लोग अगर हम जनरली देखें तो ऑलमोस्ट 10 लाख नेफ्रॉन्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नेफ्रॉन का 2 पार्ट होता है, हम इसको कह सकते हैं, एक होता है ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस इसका ही पार्ट होता है, और इसका एक और पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल। तो ये 2 चीज़ें होती है इसके पार्ट, बट अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की बात करें तो दैट इज नेफ्रॉन ओनली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली फ्लाइंग मैमल इज, ठीक है, मतलब कि इकलौता जो उड़ने वाला स्तनधारी, मतलब जो भी कोई पशु है वो क्या है, ठीक है। तो मैमल हम लोग किसको कहते हैं, मैमल जो कि वो अपने इंडिविजुअल को या अपने बच्चे को जन्म देता है और उसको हम कह सकते हैं वो मिल्क फीडिंग से वो पालता है, ठीक है। तो ऐसे जानवरों को, जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी एक मैमल है, और अगर जैसे कि कहें तो इसमें से मैमरी ग्लैंड्स जिसमें भी प्रेजेंट होते हैं वो मैमल्स में होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जो ऑप्शन है चमगादड़, जानते हैं हम लोग कि वो एक मैमल्स होता है, ठीक है,
जो बैट है वो एक मैमल है और वो उड़ता भी है। उसका जो विंग्स होता है वो ह्यूमन हैंड की तरह होता है। ह्यूमन मतलब कि हमारे हाथों की तरह उसके बड़े बड़े वो पंख होते हैं, जिससे कि वो उड़ने में उसको आसानी होती है। और वो अपने यंग वंस को मतलब अपने बच्चों को अपना मिल्क फीड करके पालता है। ठीक है, तो डैट इज़ अ मैमल और वो उड़ता है, तो फ्लाइंग मैमल इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन सेल कंटेन्स। ठीक है, ह्यूमन सेल जो होता है मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो क्रोमोसोम्स में क्या कह सकते हैं कि अगर हम देखें ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 मतलब 22 जोड़े 22 पेयर्स जो होते हैं वो उसको हम कह सकते हैं कि नॉन जेनेटिकल या नॉन सेक्सुअल या ऑटोसोमल। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं ऑटोसोमल। जो हमारी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है वो 22 पेयर होता है, और एक पेयर होता है वो 6 क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें कि हम लोग क्या कह सकते हैं XY जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स में इंक्लूड किया जाता है। और जब जिससे कि जो चाइल्ड बर्थ का वो जेंडर डिसाइड होता है वो यही 6 क्रोमोसोम्स के कारण ही होता है। तो अगर XX होता है तो दैट इज़ अ गर्ल। ठीक है, XX क्रोमोसोम अगर मिलता है तो वो गर्ल है, एंड इफ XY क्रोमोसोम मिलता है तो डैट इज़ अ बॉय। ठीक है, तो इस तरह से वो डिटर्मिनेशन आता है। तो टोटल जो है वो 23 पेयर्स भी हुआ कह सकते हैं, 23 जोड़े, या फिर अगर हम उसको कहें तो 46 क्रोमोसोम्स भी होंगे। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजी डील्स विथ। तो इकोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन करती है? तो इकोलॉजी हम अगर ये पता हो तो ये जीव और उसके जो पर्यावरण में रिलेशन होता है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसका स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। और ये क्या रीड करता है, क्या स्टडी करता है कि ओवरऑल क्या उसका अडेप्शन, मतलब कि किस हिसाब से कोई ऑर्गेनिज़म, मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज़म हर जगह पे नहीं रहता है। जैसे कि पोलर बियर है तो पोलर बियर ठंडी जगहों में रहते हैं, तो वो उसका एक अडेप्शन कैपेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इकोलॉजी में स्टडी की जाती है। तो उसका अडेप्शन बिहेवियर, फिर अगर हम कहें तो जो उसका एक बनाता है वो एक सर्कल, फूड साइकिल, और पूरा वो एक रिलेशन होता है ना, वो जो होता है ये आता है किसमें? इकोलॉजी के अंदर में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइन एज। पॉलिनेशन को हम किस तरीके से अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं? तो पॉलिनेशन को हम कहें तो क्या होगा हमारा? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एक फ्लावर अगर हम इसको मान ले तो इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों हो सकता है। ये हम अगर एंथर मान ले, ये स्टिग्मा होता है एंथर, अगर हम इसका मेल पार्ट माने स्टिग्मा फीमेल, तो ये एक दूसरा होता है। ठीक है, इसमें भी अगर एंथर स्टिग्मा है तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है एंथर टू स्टिग्मा, फिर इसका एंथर टू स्टिग्मा, ये हुआ पॉलिनेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसको अगर हम कहते हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गया तो ये क्या हो गया हमारा? क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप्स होता है, और अगर ये एंथर इसी स्टिग्मा को मतलब अपना पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र करेगा तो इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब स्व परागन। ठीक, पॉलिनेशन को परागन भी बोलते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागन, और क्रॉस मतलब परागन। ठीक है, या पर परागन। तो पॉलिनेशन को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन जो ग्रेन होता है, जैसे कि अगर हम हिबिस्कस उड़हुल फूल की बात करें तो उसमें जो वो येलो कलर का एक दाना जैसा छोटा छोटा सा होता है तो डैट इज़ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, उसी से उसका जर्मिनेशन होता है, नेक्स्ट फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आई होप मैं समझा पा रही हूँ सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़। हाँ, जो
ब्रेन होता है उसका जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, मस्तिष्क का। तो अगर हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रेन का, मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर हम एक ये रफ स्ट्रक्चर लें, ये फील्ड होता है पूरा लिक्विड टाइप का, तो दिस इज सेरेब्रम, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। इधर हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है सेरेब्रम, ये इसी में ये इसका टू थर्ड 2/3 हिस्सा मस्तिष्क का कवर करता है। तो सेरेब्रम जो है वही जो होता है हिस्सा, वो सबसे बड़ा होता है मानव मस्तिष्क का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा। पायरिया इज अ डिजीज ऑफ द, पायरिया जो है वो किस भाग में होने वाला रोग है। तो ये एक कॉमन भाषा में बोले जाने वाली बीमारी है जो पायरिया है। वो हम लोग कहते रहते हैं कि दांतों या मसूड़ों से रिलेटेड कुछ है। तो ये गम से ही रिलेटेड होता है, मतलब कि जो कि एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ हम इसको कह सकते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ ही है जो कि गम्स में होता है। और ये जॉ बोन, मतलब कि हम इसको कह सकते कि जो जॉ की हड्डी होती है वो उसको लगभग डिस्ट्रॉय कर देता है, और दांत टूटने भी लगते हैं, टूथ लॉस होने लगता है। और ये बढ़ते बढ़ते जो है वो हार्ट और लंग्स के लिए एक रिस्क फैक्टर भी बन सकता है, ठीक है। रिस्क मतलब बहुत अधिक है, तो ये रिस्क फैक्टर भी बन सकता है। बट लेकिन अगर हम कहें कि पायरिया डिजीज़ होता किस चीज़ का है, तो वो गम के लिए, मतलब मसूड़ों के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से तो हम कहें तो विटामिन सी अच्छे से खाने से अगर इनफ विटामिन सी मिल रहा है बॉडी को तो ये नहीं होगा। बट इन केस अगर होता है तो इट कैन बी ट्रीटेबल, ये डिज़ीज़ मतलब हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो सबको समझ में आ गया है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।